जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेस में। जी हाँ साथियों, आज अपन बात करने वाले एमसीक्यू की। साथियों, टीचिंग मेथड के टॉप मोस्ट प्रश्न आपके सामने लेकर के आया हूं। इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा साथियों, सॉल्यूशन के साथ में, तो आप वहां पर भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ में। और ये जो छोटी छोटी क्लासों का आपने प्रेम दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद साथियों। तो चलिए शुरू करते, देर न करते हुए। कोठारी आयोग, साथियों कौन सा आयोग है? कोठारी आयोग के अनुसार मूल्यांकन किस प्रकार की प्रक्रिया है? किस प्रकार की? कोठारी आयोग के अनुसार मूल्यांकन सतत एवं समग्र। कौन सी साथियों? सतत एवं समग्र। नाम से पता चलता है सतत एवं समग्र मूल्यांकन अपन के कोठारी आयोग ने दिया साथियों। उसके बाद बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का सोपान नहीं है साथियों? ये पूछा है, कौन सा सोपान नहीं है वो अपन को बताना है साथियों। पहली बात करें, अधिगम अनुभव की योजना बनाना, शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण करना, मूल्यांकन की योजना बनाना। साथियों यहाँ पर शायद कौन सा मूल्यांकन का सोपान, निम्नलिखित में कौन सा मूल्यांकन का सोपान नहीं है? ऐसा नहीं है, निम्न से मूल्यांकन के सोपान है ये पूछा गया, क्योंकि ये तीनों के तीनों सोपान है साथियों। उपयुक्त सभी आएगा। कौन सा आ जाएगा? उपयुक्त सभी। तीनों के तीनों क्या मूल्यांकन के रहेंगे। अगली बात करें, निम्नलिखित में से वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों की सीमा क्या रहेगी? वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न एबीसीडी वाले जो दिए जाते हैं साथियों, उनकी सीमा क्या रखनी है? अनुमान लगाना, निर्माण में कठिनाई, निर्माण करते समय कठिनाई रखी जाए, या जटिल प्रक्रियाओं को न माप सकना। ऐसी प्रक्रियाएं करें कि वो जटिल प्रक्रियाओं को न माप सके साथियों, तो वो कौन सा हो जाएगा? इसमें भी उपयुक्त सभी रहेगा साथियों, सीमा सभी रखेंगे। उपलब्धि परीक्षण, निर्माण में समंकन योजना बनाने का उद्देश्य क्या है? समंकन योजना बनाने का क्या उद्देश्य रहेगा साथियों? किसमें? उपलब्धि परीक्षण में। इस प्रकार से आपको पढ़ना उपलब्धि परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण क्या होता है? जो अपन आंकड़े ग्रहण करते हैं, जो आपके योगात्मक और ये आपके निर्माणात्मक होते हैं, उनके रचनात्मक या आपके फॉर्मेटिव सबमेटिव हो, उनका समंकन योजना का उद्देश्य क्या है? निर्णय संबंधी असंगति को दूर करने में सहायता प्रदान करना, प्रश्नों की संख्या निर्धारित करना, छात्रों की कठिनाइयों का निर्धारण करना, या उपयुक्त सभी। तो साथियों देखो, 90% चांस तो वो सवालों में उपयुक्त सभी होगा जहां पर उपयुक्त सभी लिखा है। ऐसा मान के चलना, अगर आपको सवाल नहीं आ रहा और उपयुक्त सभी लिखा हुआ है तो साथियों 90% चांस है कि उपयुक्त सभी सही होने के रहेंगे साथियों। अगला प्रश्न है, सीबीएसई ने किस वर्ष 10वीं की बोर्ड परीक्षा में सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रणाली लागू करी है साथियों? किस वर्ष सीबीएसई ने आपके 2010-11 में, 2009-10 में, 8-9 में, या 11-12 में? साथियों अगर बात करूं राजस्थान में 11-12 में, क्योंकि एक साल बाद लागू हुआ था राजस्थान में, तो यहां पर सीबीएसई ने 10-11 में लागू कर दिया था साथियों। मध्यावधि परीक्षाएं कैसी होती है? मध्यावधि जो परीक्षाएं होती है कैसी होती है साथियों? योगात्मक सबमेटिव, रचनात्मक फॉर्मेटिव, निदानात्मक या प्रमापीकरण। देखिए परीक्षाएं दो प्रकार की रहेगी, ये दो तो होगा नहीं, या तो योगात्मक होगा या रचनात्मक होगा। रचनात्मक परीक्षाएं आपके रचना यानी कि प्रथम टेस्ट, सेकंड टेस्ट, ये जो होते हैं वो होती है FA1 FA2, जबकि योगात्मक क्या होगा? सबमेटिव जो आपके एग्जाम होते हैं अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाएं होती है साथियों। मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है, निकटतम किसका? मूल्यांकन का संबंध किससे होता है साथियों? विषय वस्तु से, मूल्यांकन की प्रविधियों से, उद्देश्यों से, या सीखने की क्रियाओं से। तो इसमें क्या हो जाएगा? मूल्यांकन निकटतम संबंध हमेशा मूल्यांकन का निकटतम संबंध किससे होगा साथियों? उद्देश्य से होगा, कि उस मूल्यांकन जो आप कर रहे हो उसके उद्देश्य क्या क्या है, उन उद्देश्यों के आधार पर मूल्यांकन का हमेशा संबंध होता है। अगला, विद्यालय शिक्षण में वार्षिक परीक्षा से अधिक उपयोगी सतत मूल्यांकन है। वार्षिक परीक्षा से ज्यादा जरूरी सतत मूल्यांकन है, क्योंकि सतत मूल्यांकन है, क्योंकि यानी सतत मूल्यांकन की आपको विशेषता बतानी है यहाँ पे वार्षिक के अंदर। तो साथियों यहाँ पर बात करें, इससे छात्र अपने भावी करियर की योजना बना सकते हैं। हाँ सही बात है कि सतत मूल्यांकन जो आप कर रहे हो उससे छात्र अपने, ध्यान रखना, सतत मूल्यांकन जो होगा छात्र खुद तो करेगा नहीं, अध्यापक वगैरह कर सकते हैं, तो वो अपने भावी जीवन की योजना कैसे बना सकता है उसके आधार पर। इससे बालक की अभिवर्तियों, मूल्य प्रणालियों में होने वाले परिवर्तनों को आसानी से जाना जा सकता है। हाँ साथियों, इस सतत मूल्यांकन के द्वारा उस छात्र की अभिवर्तियां क्या क्या है, उसकी मूल्य प्रणाली में होने वाले परिवर्तन क्या क्या है, उसको आसानी से जाना जा सकता है। हो सकता है आगे देखते हैं, इसमें शिक्षक अधिक रोचक और प्रभावी होगा। शिक्षक रोचक और प्रभावी तो होगा ही नहीं साथियों, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। अगला देखो, निम्नलिखित में किस विकल्प द्वारा डिस्कैलकुलिया का मतलब किससे होगा? डिस्कैलकुलिया किससे संभव का निदान संभव नहीं है का निदान। डिस्कैलकुलिया पहली बात तो गणित के जो आंकड़े होते हैं ना, जैसे 63 को वो 3-6 समझता है, 69 को वो 9-6 समझता है, तो ये डिस्कैलकुलिया, कैलकुलेशन, गणितीय गणना से संबंधित जो बीमारी होती है उसको अपन कहते हैं डिस्कैलकुलिया। तो निम्नलिखित में से किस विकल्प के द्वारा डिस्कैलकुलिया का निदान संभव नहीं है? यानी गणितीय जो आंकड़े हैं उनको अगर वो कैलकुलेशन गलत करता है तो किसके द्वारा संभव नहीं है साथियों, वो आपको बताना है। उपलब्धि परीक्षण द्वारा,
कर सकते हैं उपलब्धि से। दैनिक अवलोकन, उसका डेली का रूटीन चेक करो कि वो कौन कौन से गलत लिख रहा है, कौन से नहीं, तो उसके आधार पर कर सकते हैं। निदानात्मक, निदानात्मक शिक्षण का मतलब होता है पता लगाने की वो कहां पे क्या क्या गलती कर रहा है, वो निदानात्मक हो गया साथियों। फिर है शारीरिक, शारीरिक साथियों शरीर का परीक्षण करने से डिस्कैलकुलिया तो होती है गणना, आंकड़े दिमाग से चलते हैं, तो इसमें शरीर का कोई काम नहीं रहेगा, तो ये संभव नहीं है किसके द्वारा साथियों, शारीरिक परीक्षण के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छे प्रश्न की विशेषता नहीं है? अच्छा प्रश्न नहीं है ये, कुल मिलाकर के खराब प्रश्न है, ये बताना आपको। विषय वस्तु की सभी इकाइयों का समावेश हो, सभी इकाइयों का समावेश है तो वो अच्छा प्रश्न है। सभी प्रश्न विशिष्ट उद्देश्यों का मापन करने वाले, जिस उद्देश्य के लिए वो प्रश्न बनाया गया वो सही है। प्रश्न सरलता से कठिन की ओर होने चाहिए, हमेशा ध्यान रखना प्रश्न पहले सरल हो फिर कठिन की ओर चलना चाहिए। इसीलिए तो मैं कहता हूं जब एग्जाम में बैठोगे साथियों तो साइकोलॉजी को एक बार के लिए छोड़ना है। आपको हिंदी जो आपको सरल लग रही है, अगर आपको लगता है कि सर मेरा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है तो सब्जेक्ट की तरफ रुख करना, तो पहले सरल टॉपिक सरल करना, उसके बाद आप कठिन की तरफ जाना साथियों। विषय के विभिन्न क्षेत्रों में चयन संबंधी छूट कम से कम, छूट कम से कम। देखो छूट तक तो सवाल सही था, लेकिन कम से कम क्यों लिख दिया भाई साहब, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, इसमें अच्छे प्रश्न की विशेषता नहीं होगी, ऑप्शन नंबर डी। शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया था? साथियों शिक्षण के जो उद्देश्य है उसका वर्गीकरण किसने किया था? वर्गीकरण किसने किया है? रॉबर्ट मिलर, एनी ग्राउंडलैंड, बीएस ब्लूम ने क्या किया साथियों? वर्गीकरण करा है। मूल्यांकन क्या होता है? मूल्यांकन क्या होता है साथियों? क्या व्यक्तित्व को ही मूल्यांकन कहते हैं? व्यक्तित्व मूल्यांकन किसका होता है ये बताना आपको, व्यक्तित्व का, कौशल का, रुचि का या प्राप्त उद्देश्यों का? तो मूल्यांकन किसका हो जाएगा? तो देखो व्यक्तित्व तो अलग अलग हो सकते हैं, उसका मूल्यांकन नहीं कर सकते आप। तो ये मूल्यांकन का संबंध अभी ऊपर प्रश्न में गया था, किससे होता है? उद्देश्य से होता है। जो आपने उद्देश्य प्राप्त करे हैं वो उद्देश्य कौन कौन से किस तरह से प्राप्त करे, उनका क्या हो जाएगा? मूल्यांकन होता है साथियों। प्रश्न संख्या 13, प्राप्त उद्देश्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? प्राप्त उद्देश्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? जो उद्देश्य आपने प्राप्त करे हैं उसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। यह मूल्यांकन प्रक्रिया में सहायक नहीं होते हैं, इनका सुनिश्चित व्यवहार परिवर्तन से संबंधित है, नहीं होता है, दोनों में नहीं दे रखा है, यह शैक्षिक उद्देश्यों का एक अंग है, इनकी प्रकृति सैद्धांतिक व दार्शनिक होती है। प्राप्त उद्देश्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सही चीज कौन सी? पॉजिटिव। अब देखो दो ऑप्शन तो नहीं वाले दे रखे हैं, तो है ही नहीं, अब दो ऑप्शन बचे। यह शैक्षिक उद्देश्यों का एक अंग है, सही बात है। इनकी प्रकृति सैद्धांतिक और दार्शनिक होती है, सैद्धांतिक और दार्शनिक नहीं साथियों, ऑथेंटिक है सब कुछ। तो यहाँ पे कौन से ऑप्शन की तरफ जाएंगे? शैक्षिक उद्देश्यों का एक अंग है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। शैक्षिक उद्देश्य तथा प्राप्त उद्देश्य दोनों क्या है? साधन है। शैक्षिक उद्देश्य साधन है, जबकि प्राप्त उद्देश्य क्या है? साध्य है। देखिए साधन और साध्य का मैंने बताया था, एक उद्देश्य और एक लक्ष्य। लक्ष्य क्या होता है साथियों? टारगेट है आपका, रिटमेंस। जबकि उस टारगेट को प्राप्त करने के लिए आप छोटे छोटे क्या उद्देश्य बनाते हो कि मुझे साइकोलॉजी पढ़नी है, मुझे इसके बाद में आपकी हिंदी पढ़नी है, फिर ये संस्कृत पढ़नी है, तो ये उद्देश्य है। और आपका मेन टारगेट क्या है? आपका रिटमेंस है। शैक्षिक उद्देश्य साध्य है, जबकि प्राप्त उद्देश्य क्या है? साधन। उद्देश्य साधन है, उद्देश्य क्या है? साधन है। आपके साइकोलॉजी साधन है, आपकी हिंदी साधन है, आपकी संस्कृत साधन है, जबकि शैक्षिक उद्देश्य क्या है? साध्य है। उद्देश्य क्या है? टारगेट क्या है आपका? साध्य है साथियों। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। एक अध्यापक कक्षा शिक्षण में किस उद्देश्यों को प्राप्त करता है? कक्षा शिक्षण में किस उद्देश्यों को प्राप्त करता है? ज्ञानात्मक, मनश्चलात्मक, भावात्मक या उपयुक्त सभी? तो किसको प्राप्त करता है साथियों? उपयुक्त सभी को। ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, तीनों के तीनों। ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, जिसमें हाथ पैर चलते हैं, तीनों को आप क्या करता है? प्राप्त करता है। विषय संबंधी छोटे छोटे लक्ष्यों को क्या कहते हैं साथियों? अभी बताए, छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करते हैं उसको अपन क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। उन छोटे छोटे लक्ष्य को प्राप्त करके एक बड़ा लक्ष्य प्राप्त करते हो उसको क्या कहते हैं अपन? आपके साधन और साध्य के अंदर से, जैसे देखिए 14 प्रश्न अभी अपन ने बात करी थी, तो उद्देश्य तो क्या है? साधन, और ये जो लक्ष्य है वो क्या है? साध्य है साथियों। अगला संज्ञानात्मक पक्ष का एक उद्देश्य नहीं है। संज्ञानात्मक यानी दिमाग का कौन सा उद्देश्य नहीं है साथियों? तो ये बताना आपको। तो कौन सा? मूल्यांकन है, मूल्यांकन तो होता है साथियों। संश्लेषण है। अनुक्रिया, अनुक्रिया साथियों किसका हो जाएगा? क्रियात्मक पक्ष का साधन है। अनुक्रिया मतलब हाथ पैर चलना, शरीर से सीखना करना, तो ये साथियों क्या है? आपके अनुक्रिया का है साथियों। अभी बताऊं मैं, जो 114 पेज की अपनी जो पीडीएफ है, जो जगह जगह टेलीग्राम पे चल रही है, जगह जगह व्हाट्सएप वगैरह पे चल रही है, मतलब जो जिसकी भी बात करें, यूट्यूब पे जो अपने टेलीग्राम यूट्यूब पे जो वीडियो चढ़ाते हैं करते हैं, तो आपको मैं बता भी दूंगा, तो बहुत सारे ऐसे हैं जो अपने ही जो 114 पेज की है
उनको सजेस्ट कर रहे हैं कि सबसे अच्छे कंटेंट ये है, आप अंतिम समय में इसको पढ़ो। तो साथियों वो आपने 1 महीने पहले ही दे दी मैंने आपको, वो आपने 1 महीने पहले ही पढ़ लिया, आप पढ़ के तैयार बैठे हो और मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है साथियों कि उसको करने के बाद आपके एमसीक्यू गलत नहीं हो रहे होंगे। जहां आपके पहले 10-12 सवाल सही हो रहे थे, आप 20 प्लस पहुंच गए होंगे, 100% गारंटी है। जिनके पहले 15 तक पहुंच रहे थे वो आराम से 25 तक पहुंच रहे होंगे उस पूरी को याद करने के बाद में। साथियों बस समझ के ऊपर आधारित है साइकोलॉजी, और कोई डर नहीं है। आप जो डर रहे हो साइकोलॉजी कुछ भी नहीं है साथियों, हलवा है। क्या करना है, बस थोड़ा सा सवाल समझ में नहीं आया तो 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ना है, अगर टाइम है आपके पास तो। नहीं है तो फिर अपन करेंगे ले माता जी का नाम क्या करेंगे, ए बे से भरना ही है, बस खाली मत छोड़ देना साथियों। मनोगत्यात्मक पक्ष का एक उद्देश्य, मनोगत्यात्मक पक्ष का एक उद्देश्य क्या हो जाएगा साथियों, अनुमूल्य, चरित्रीकरण, विश्लेषण या परिशुद्धता। मनोगत्यात्मक पक्ष का सबसे अच्छा उद्देश्य क्या है साथियों, परिशुद्धता। अगली बात करें भावात्मक पक्ष का एक उद्देश्य नहीं है, भावात्मक पक्ष का एक उद्देश्य नहीं है, कौन सा नहीं है साथियों वो बताना है। आग्रह, अनुक्रिया, अनुमूल्यन या मूल्यांकन। तो भावात्मक पक्ष का साथियों कौन सा नहीं होगा, भावात्मक पक्ष का कौन सा नहीं होगा साथियों। यहां पर अगर मैं बात करूं अनुक्रिया की बात करूं साथियों, ये भी क्रियात्मक का होता है, एक तो क्रियात्मक पक्ष का होता है। आग्रहण हो जाएगा, अनुमूल्यन हो जाएगा, मूल्यांकन ये किसका होता है साथियों, ज्ञानात्मक पक्ष का होता है। मेरे हिसाब से दोनों के दोनों सही होंगे फिर, कि क्रिया अनुक्रिया भी नहीं होता इसका और मूल्यांकन भी नहीं होता। तो ये क्रियात्मक पक्ष का होता है और ये ज्ञानात्मक पक्ष का होता है साथियों। अब देखो शिक्षिका ने कक्षा 5 में समाचार पत्र वितरित करके छात्रों में सबसे बाद के मैच में भारतीय टीम के खिलाड़ियों के क्रिकेट के स्कोर को पढ़ने के लिए कहा। इसके पश्चात छात्रों से उन स्कोर को दंड आरेख खींचने के लिए कहा। वह शिक्षिका क्या प्रयास कर रही है, वो कह रही है पहले तो आप स्कोर पढ़ो, फिर अगर मान के चलो मतलब जो सबसे अच्छा खिलाड़ी है, रोहित शर्मा ने इतने रन बनाए, विराट कोहली ने इतने रन बनाए, आपके दिनेश कार्तिक ने इतने रन बनाए, सबने रन बना लिए अलग अलग। फिर बात करें उन्होंने कहा इसका दंड आरेख, मतलब जो आपके है ना फर्स्ट लेवल में अगर बात करें तो लंबी लंबी मीनारें जो बन रही है उसको दंड आरेख कहते हैं, वैसा बनाया। अब शिक्षिका क्या प्रयास कर रही है इसके अंदर, शिक्षिका क्या प्रयास कर रही है, कक्षा को आनंदमय और अभियुक्तशील बनाने की कोशिश करिए। हाँ ठीक है, आनंदमय बनाने की कोशिश करिए। छात्रों की तार्किक क्षमता में वृद्धि करने की कोशिश कर रही है। हाँ सही बात है। छात्रों के वास्तविक जीवन और गणित संकल्पनाओं के बीच के वो क्या करें, संबंध को जानेगा। अब साथियों सबसे देखो ऊपर वाले दोनों ऑप्शन भी सही है, लेकिन बेस्ट है कि छात्रों के जो जीवन है उसको गणित के संकल्पनाओं से वो जोड़ने की पूरी कोशिश कर रही है साथियों। विद्यार्थियों का सीखने के लिए उद्धृत रहता आसान है, रहना आता है। विद्यार्थियों को सीखने के लिए उद्धृत रहना आता है, यानी विद्यार्थी हमेशा क्या करता है, सीखने के लिए हमेशा क्या रहता है, उद्धृत रहता है साथियों। तो इसका क्या हो जाएगा, ग्राह्यता से, अनुक्रिया से तो नहीं होगा, अनुक्रिया से तो वो सीखने के लिए नहीं, आकलन में भी नहीं होगा, तो ग्रहण करने से। विद्यार्थी सीखने के लिए क्या करता है, हमेशा ग्रहण करता रहता है साथियों। माध्यमिक कक्षा में साथियों अब जो सवाल है आपके लेवल फर्स्ट की गणित शिक्षण विधियां और लेवल सेकंड में साइंस और मैथ्स वालों के लिए शिक्षण विधियों के गणित के सवाल आ चुके हैं साथियों। अब जितने भी सवाल है आगे की तरफ वो गणित के हैं साथियों। गणित में किसके, लेवल फर्स्ट में अगर आपके गणित है तो आपके लिए बहुत जरूरी है, और अगर आपके साइंस मैथ है तो आपके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है साथियों। माध्यमिक कक्षा में बीजगणित शुरू किया जाता है। पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार इस स्तर पर बीजगणित का परिचय उचित है। बीजगणित कौन सी साथियों, जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो होता है ना, उसी को बीजगणित कहते हैं। एक्स वाई का जो मान होता है, तो पियाजे ये कहता है कि इसको लागू कब करो, माध्यमिक स्तर पर करना सही रहता है। क्योंकि माध्यमिक स्तर पर क्या क्या विशेषताएं होती है वो बताना। बच्चा मूर्त संख्या स्तर पर है, वह तार्किक संरचना का निर्माण करने के साथ साथ मूर्त अनुभव को समझ सकता है। हाँ ठीक है, मतलब बात सही कह रहा है लगभग। बच्चा औपचारिक संक्रियात्मक चरण पर है। औपचारिक और अनौपचारिक मतलब, औपचारिक मतलब विद्यालय के अंदर, और अमूर्त संकल्पना, अमूर्त देखो साथियों यहाँ पे मूर्त संकल्पना मतलब छोटे स्तर के बच्चों की बात कर रहा है। मूर्त का मतलब क्या होता है, जो अभी आप जैसे मेरे सामने फोन लगा हुआ तो ये मूर्त में, अब फोन के पीछे आप बैठे हो, मुझे नहीं पता आप क्या कौन बैठा है, कहां से देख रहा है, लाइब्रेरी से देख रहा है, कोई कहां से देख रहा है, तो उसको अमूर्त कहते हैं साथियों। अमूर्त जो आपको सामने नहीं है, मूर्त मेरे सामने ये फोन चल रहा है तो ये क्या है, मूर्त है, और इसके पीछे आप जो बैठे हो वो क्या है, अमूर्त है। तो अमूर्त चिंतन कब होता है, बड़ी कक्षाओं में ही होगा साथियों। तो बड़ी कक्षा की ही बात कर रहा है माध्यमिक की, तो पहला ऑप्शन गलत होगा साथियों। उसके बाद यहाँ पर ये सही है, को ग्रहण करने के लिए पूर्ण रूप से परिपक्व, ये बात बिल्कुल सही कह रहा है। बच्चा संवेदनात्मक स्तर पर बहुत सारे हस्त परिचालकों के साथ में समझ सकता है। बहुत सारे हस्त परिचालकों के साथ, बहुत सारों के साथ में समझना थोड़ा सही नहीं रहेगा। बच्चा पूर्व संक्रियात्मक स्तर पर है, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा साथियों, इसका बी होगा। निम्नलिखित में से किस अक्षमता के कारण बच्चों को सिर्फ गणितीय कार्य समस्या होती है।
किसके कारण? गणित की समस्या सबसे मेन किसके कारण होती है साथियों? डिसकैलकुलिया। अभी ऊपर प्रश्न आया था, गणित की कैलकुलेशन नहीं हो पाती है साथियों। गणित के सूक्ष्म शिक्षण, गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है? कि गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है? मूल्यांकन के कारण छात्रों के आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ने के तरीकों की जानकारी करना, छात्रों के गलत उत्तरों में पूरे अंक दे देना। देखो ये कह रहा है कि गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना सबसे कम है? कि गणित के अंदर आप ऐसा क्या करो कि उसका कोई प्रभाव बच्चों पर पड़े ही नहीं, संभावना बहुत कम है। तो मूल्यांकन के कारण छात्रों के आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ने के तरीकों की जानकारी देना। इससे तो क्या होगा छात्रों को, मैंने बताया आपने ये सवाल गलत करा, यहाँ पर ये गलत करा, इससे तो उन पर फर्क पड़ेगा साथियों। जबकि छात्रों के गलत उत्तर के पूरे अंक दे दिया, उससे उनके ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। प्रतिपुष्टि की गुणवत्ता में वृद्धि, ये तो मतलब मैं जो कॉपियां चेक कर रहा हूं उनको मैं गुणवत्ता में वृद्धि करूं, उनको कहूं कि आप ऐसा करो, दोबारा करो, ये करो, वो करो, आप वृद्धि करो, तो ये तो क्या हो जाएगा? इसका प्रभाव होगा। ये उसने पूछा न्यूनतम होगा, ये बताना अपन को नेगेटिव चीज छांटनी है साथियों, ध्यान देना। मूल्यांकन के परिणामों के प्रयोग से शिक्षण में परिवर्तन करना, तो ये भी नहीं होगा। तो कौन सा हो जाएगा साथियों? छात्रों के गलत उत्तरों के अपन क्या कर देते हैं, कई बार पूरे अंक दे देते हैं, इसका उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनको तो बल्कि आनंद आएगा कि देखो टीचर ने क्या करा, मैंने गलत करा तो भी नंबर दे दिए साथियों। गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है, इस प्रकार से पढ़ना है साथियों। कहां सत्य, कहां असत्य, कहां है, कहां नहीं है। इसका है अगला, नमूनों के, गणित शिक्षण के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? नमूनों के अवलोकन और सामान्यीकरण से प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों में गणितीय ज्ञान का सर्जन किया जा सकता है। हाँ, किया जा सकता है। इसने पूछा नहीं, अपन कह सकते हैं ये तो है। गणितीय ज्ञान के सर्जन में तर्क और वार्ता एक महत्वपूर्ण भूमिका करती है। हाँ साथियों, तर्क शक्ति करती है, इंपोर्टेंट। गणितीय अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया जिसमें संवाद सम्मिलित है। हाँ साथियों, हो सकता है, संवाद तो सम्मिलित होता ही है, सामाजिक प्रक्रिया है। गणितीय ज्ञान की रचना में संस्कृति और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं है। अरे साथियों है, संस्कृति और संदर्भों की भूमिका है। इसने पूछा कौन सा सत्य नहीं है, तो ये वाला क्या है? सत्य नहीं है साथियों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, सत्य नहीं है। प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? प्राथमिक स्तर पर क्या करना चाहिए साथियों? पढ़ाने के लिए कौन से कथन सत्य है? तो अपन को क्या करने का ऑप्शन दे रखा है आपको, संख्याओं की अंतर्दृष्टि समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, संख्याओं की अंतर्दृष्टि को, संख्या को लिखना अनुक्रम में पढ़ाना चाहिए। देखना कौन सा कथन सत्य है, सही कौन सा है वो आपको बताना है। संख्याओं के अंतर्दृष्टि समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, बात सही कह रहा है। संख्याओं को लिखना अनुक्रम में पढ़ाना चाहिए, सही बात कह रहा है। गणना से पहले संख्याओं को संख्यक रूप से लिखना चाहिए, क्या करना चाहिए? गणना से पहले इनको संख्यक रूप से लिखना चाहिए। संख्याओं के अनुक्रम असंगति को प्रोत्साहित करना चाहिए, असंगति को प्रोत्साहित करना चाहिए साथियों। यहाँ नेगेटिव बात कह रहा है। अब देखो तीन ऑप्शन एक जैसे कह रहे हैं, इसका मतलब इस प्रश्न में क्या कहा गया? कथन असत्य पूछा है। को क्या पूछा था साथियों? संख्याओं के अनुक्रम असंगति को प्रोत्साहित करना चाहिए क्या? असंगत लिखा है, किसी ने कुछ गलत लिखा है तो उसको प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। तो अगर यहाँ सत्य की जगह असत्य पूछा होता तो ये ऑप्शन डी हो जाता, वरना ऊपर के तीनों ऑप्शन क्या हो रहे हैं साथियों? सही हो रहे हैं। अगला, प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है? अत्यंत महत्वपूर्ण है प्राथमिक यानी छोटी कक्षाओं में गणित पढ़ाने के लिए। उच्चतर पढ़ाई और रोजगार के लिए तैयार करना। अब छोटे बच्चों को आप क्या उच्चतर के लिए तैयार करोगे? रोजगार के लिए। छोटे बच्चों, प्रारंभिक के बच्चों को अपने को रोजगार वगैरह की बात नहीं करनी, तो ये गलत हो गया। प्रौद्योगिकी के लिए साथियों, बड़े प्रौद्योगिकी के लिए, आईटी के लिए, आईटी सेक्टर में कौन जाना चाहेगा? अभी पूर्व कक्षाओं में, वो कौन से? प्राथमिक स्तर पर है। गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों को भाग बनाना चाहिए। हाँ, आपको क्या करना है जीवन में? देखो आप सुबह उठते हो, टूथपेस्ट करते हो, टूथपेस्ट आपके पेस्ट कितना है? एक ही रहता है। आपके सुबह सुबह अगर आप मान के चलो खाना खाते हो, कितनी रोटी खाते हो? 2 रोटी खाते हैं, तो 2 क्या होता है? देखो 1 और 2 इस प्रकार से लिखते हैं। तो इनको क्या करना है? इनके दैनिक जीवन से जोड़ना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी। 10 गति की नामक गणितीय ग्रंथ की रचना किसने की थी साथियों? अब देखो ऐसे ऑथेंटिक सवाल आएंगे तो हो सकता है आपसे बस की बात नहीं हो, तो साथियों घबराना नहीं है। ऐसे सवाल गिनती के 1 या 2 ही रहेंगे आपके, 2 तो मुश्किल है, एक सवाल में ही काम निपट जाएगा पूरा। तो इसका गणितीय 10 गति की जो नियम दिए वो किसने दिए? आर्यभट्ट ने दिए। रेखा गणित का संबंध किससे है साथियों? प्रसार विस्तार से, संख्याओं से। संख्याओं से तो साथियों नहीं होगा इसका प्रसार। रेखा गणित क्या होती है? जैसे ये लाइनें खींचना, ग्राफ वगैरह जो बनाना करना, इसमें क्या होता है? प्रसार विस्तार होता है साथियों। किसी वर्ग के विकर्ण पर बने दूसरे वर्ग, ये वर्ग है, इसके विकर्ण पर अगर ये को वर्ग और बना देते हैं अपन, जैसे ये इस तरफ मैंने बना दिया एक और वर्ग,
तो ये इसका जो क्षेत्रफल है साथियों, इसके क्षेत्रफल से क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, हमेशा क्या होगा, डबल हो जाएगा साथियों, 2 गुना हो जाएगा। ये अब अगर आपने गणित अच्छे से पढ़ी है, ज्यामिति, तो आप पढ़ सकते हो साथियों। अब देखो गणित के आप पढ़ रहे हो मेरे साथ, तो साथियों यहाँ बात करो, गणित के नोट्स मेरे पास है, मैंने अभी तक किसी को गणित के नोट्स नहीं दिए हैं साथियों, गणित के नोट्स नहीं दिए हैं, क्योंकि गणित के अंदर रेखा गणित, एक तो रेखा गणित ज्यामिति पूरी की पूरी एकदम विस्तार से है साथियों, पढ़ाने का मुझे टाइम मिला नहीं कि भाई मैं पढ़ा सकूं आपको विस्तार से पूरा बोर्ड में, और उसके साथ साथ में गणित की परिभाषाएं, बीजगणितीय गणित भी है, उसके बाद में गणित के अंदर दंड आरेख, आयत आरेख भी है। तो अगर वो नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, नंबर आपके नीचे की स्लाइड के मौजूद है, तो वहां पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, सर गणित की रेखा गणित वाली जो पीडीएफ है आपके पास वो भेज दीजिएगा। तो मेरे पास गणित के पूरे 44 पेज के हैं, वो मैं आपको भेज दूंगा साथियों। संख्यात्मकता की मजबूत बुनियाद सुनिश्चित करने के लिए बच्चों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। संख्या बढ़िया होनी चाहिए, संख्या के अंदर वो 2, 4, 5, 6, 10, 20, 69, 79 सबके अंदर महसूस कर सके, अच्छा हो जाए। इसलिए बच्चों का मूल्यांकन क्या किया जाना चाहिए साथियों, क्या किया जाना चाहिए, वार्षिक रूप से राज्य जिला प्रधान के द्वारा किया जाना चाहिए क्या, नहीं। अब क्या रोज वार्षिक रूप से होगा क्या, बच्चों का तो वो डेली गलत कर रहा है, वार्षिक यानी एक वर्ष बाद तोड़ना होगा। प्रश्न पत्र के माध्यम से जिसमें पाठ्य पुस्तक के अधिक प्रश्न दे दो तो वो वैसे नहीं कर पाएगा। साप्ताहिक या मासिक होना चाहिए क्या, हो सकता है साप्ताहिक, लेकिन मासिक तो इतना एक महीने से नहीं चेक करेंगे अपन। तो सतत होना चाहिए, लगातार होना चाहिए, अनुकूल विधियों के माध्यम से होना चाहिए, जो विधियां उसके लिए जरूरी है उसके हिसाब से होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साथियों। एक शिक्षक शिक्षार्थियों को दैनिक जीवन में गणित का अनुप्रयोग विषय के साथ गणितीय जनरल पत्रिका तैयार करने के लिए बढ़ावा देता है। इस उद्देश्य में इस गतिविधि का क्या उद्देश्य रहेगा साथियों, वो क्या चाहता है कि गणितीय संकल्पना और उनके अनुप्रयोगों में संबंध बैठाने और अपने ज्ञान और विचारों को साझा करने में शिक्षार्थियों की सहायता करना। ये बात सही कह रहा है वो कि संकल्पना और उनके अनुप्रयोगों में। अब साथियों जहां थोड़ा वीडियो बड़ा ना हो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, जो ऑप्शन मुझे सही लग रहे हैं उन्हीं की ओर टिक कर रहे हैं। अभी जैसे ये सही है, लेकिन आगे के बढ़ शिक्षार्थियों की गणितीय संकल्पनाओं की परीक्षा लेना, अब गणितीय संकल्पनाओं की परीक्षा लेना सही बात है, लेकिन उससे ऊपर वाला ऑप्शन उससे बेटर है। अपने ज्ञान और समझ को साझा करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना, बात सही कह रहा है। गणित की समझ में शिक्षार्थियों के साथ देखो, अब ये जो तीनों ऑप्शन है ना साथियों गलत नहीं है, लेकिन अगर ऊपर की जो डिमांड है ना उसके अनुसार अगर बात करें तो पहला ऑप्शन है उस डिमांड को पूरी करता है, बाकी तीनों उस डिमांड को पूरी नहीं करते, बाकी गलत नहीं है तीनों। गणितीय निष्कर्ष सर्वमान्य होते हैं, गणितीय निष्कर्ष क्या होते हैं, सर्वमान्य होते हैं, क्योंकि ये तर्क पर आधारित होते हैं। परिस्थिति के अनुकूल गणित कैसे होंगे साथियों, ये सबके विचारों का आदर करते हैं। सबके विचारों को कैसे आदर कर देंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा, तो ये क्या होते हैं, तर्क पर आधारित होते हैं साथियों। यह वास्तविकता की गणित आज भी बहुत से छात्रों को कठिन प्रतीत होती है, बात सही कह रहे हैं साथियों, बहुत से छात्रों को कठिन प्रतीत होती है। स्कूल में शिक्षकों को ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे छात्रों में गणित का स्तर बढ़ाया जा सके। ये बात कौन कहता है, ये बताना है, ये बात कौन कहता है साथियों, ये बताना अपन को। कोठारी आयोग कहता है क्या, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 कहती है क्या, डॉक्टर राधाकृष्ण आयोग कहता है क्या, मुदालियर आयोग कहता है। अब ये तो दिक्कत होगी साथियों, ऑथेंटिक सवाल है, इसमें तो आप नहीं तो कोई तुक्का लगा सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर साथियों जो अपना एक ऑप्शन काम आता है सबसे बड़े वाला, तो सबसे बड़े वाले ऑप्शन की तरफ चले तो ऑप्शन बी सही है साथियों। यहाँ पे भारतीय गणित के इतिहास का शुभारंभ किस ग्रंथ से माना जाता है, कौन से ग्रंथ के अनुसार भारतीय गणित का शुभारंभ किस ग्रंथ से माना जाता है, अर्थवेद, सामवेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद, कौन से गणित से हो जाएगा साथियों, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वाला जो है अपने उसमें गणित का उल्लेख है साथियों। पाइथागोरस परिमेय किस भारतीय गणितज्ञ ने पूर्व में ही दे दी थी, पूर्व में ही प्रज्ञात कर ली थी साथियों। पाइथागोरस परिमेय जो बोधायन परिमेय में कहते हैं क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये होती है पाइथागोरस परिमेय। तो इसके बारे में कह रहा है कि भारत का कौन से वैज्ञानिक ने पूर्व में ही इसके बारे में पता कर लिया था, तो कौन सा था, बोधायन, इसको बोधायन नाम से भी जाना जाता है साथियों। गणित के नियम व निष्कर्ष कैसे होते हैं, गणित के नियम व निष्कर्ष कैसे होते हैं साथियों, ये क्या होते हैं, वस्तुनिष्ठ, हाँ बात सही है, सार्वभौमिक, हाँ होते हैं, सब जगह एक जैसे होते हैं, वस्तुनिष्ठ होते हैं, वस्तुनिष्ठ अच्छा दोनों ऑप्शन दे रखे तो वस्तुनिष्ठ व सार्वभौमिकरण दोनों हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों। गणित से अनभिज्ञ कोई व्यक्ति इस आश्रम में प्रवेश ना करे, पलट जाए। मैंने आपको अच्छे से बता रखा साथियों, अगर याद हो तो मैंने परिभाषा करवाई थी एक टॉपिक गणित के ऊपर, मैंने कहा था जिसको गणित नहीं आते रूम में मत आना, पलट जाओ वापस, गणित नहीं आते तो पलट जाओ वापस, तो गणित नहीं आते तो क्या हो, आश्रम में प्रवेश ना करे, रूम में प्रवेश ना करे, पलट जाओ वापिस। सॉरी। आकांक्षा गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है, गणित की अच्छी अध्यापिका के लिए आवश्यक है कि उसके पास क्या होना चाहिए, उसके पास क्या क्या ज्ञान होना चाहिए, क्या क्या, अच्छा संप्रेषण कौशल तथा
बंद अंत वाले प्रश्नों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। अच्छा संप्रेषण कौशल तो बात सही कह रहा है साथियों, लेकिन बंद अंत वाले अच्छे प्रश्नों का ज्ञान होना ही जरूरी है क्या? क्या सबका ज्ञान नहीं होना चाहिए? सबका ज्ञान होना चाहिए। तो ये वाली चीज नेगेटिव लग रही है इसमें। बिना समय लगाए समस्या सवालों को हल योग्यता होनी चाहिए। बिना समय लगाए भाई बहुत कम समय में समस्याओं को सॉल्व कर दे, नहीं साथियों, समझा के करना चाहिए। समय ज्यादा लग जाए तो लग जाए। गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से, अब देखो पॉजिटिव उत्तर आप खुद समझ रहे हो कि वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए उदाहरणात्मक ज्ञान, समझ और योग्यता होनी चाहिए। संख्या पद्धति, बीजगणित, ज्यामिति, अब ये ज्ञान तो है तभी तो अध्यापिका बनना चाहती है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों। प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है? प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए यानी छोटे बच्चों की गणित की किताब के लिए क्या क्या जरूरी होना चाहिए साथियों? इसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए। अवधारण संदर्भ साथियों छोटे बच्चों के लिए कहां से संदर्भ वगैरह दोगे आप? लेकिन अब अपन को आगे की तरफ भी होना चाहिए कि विशेषता महत्वपूर्ण है, उसमें बहुत से अभ्यास प्रश्न कैसे दोगे छोटे बच्चों को? वे आकर्षक और रंगीन होने चाहिए। हाँ बात सही कह रहा है, ये भी सही है। उसमें विषय वस्तु अधिक होनी चाहिए, ये नहीं है। अब देखो पहला और तीसरा ऑप्शन में उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए। संदर्भ में मतलब होते हैं छोटे छोटे कथन वगैरह जो कह रखे हैं साइड में, वो होना चाहिए। अब वो जरूरी है या किताब का आकर्षक और रंगीन होना जरूरी है? साथियों आकर्षक रंगीन होना जरूरी है, गलत नहीं कह रहे, लेकिन उसके साथ साथ में उसके अंदर अच्छी क्वालिटी भी तो होनी चाहिए, अच्छा कंटेंट भी तो होना चाहिए। अगर पोस्टर अच्छा दिख रहा है, छोटा सा कोई अच्छे बच्चों के चित्र बना रखे हैं, तो उससे अंदर कोई मैटर है, उससे अपने को मतलब नहीं है। अपन कवर देख के ले रहे हैं तो साथियों गलत है। अपन को क्या करना है? उसके अंदर की भी जांच करनी है। बीजगणित अध्ययन में चाहिए, बीजगणित का जो आप अध्ययन करते हो उसके अंदर आपको क्या चाहिए? गणनात्मक शक्ति, तर्क शक्ति, प्रायोगिक कार्य या सामाजिक कार्य। तो क्या चाहिए? तर्क शक्ति चाहिए साथियों। गणित का कोई सवाल अगर नहीं बैठे तो तर्क शक्ति की तरफ चले जाना। सभी अध्यापकों को शुद्ध गणितीय शब्दावली के उपयोग हेतु प्रोत्साहित किया जाता है कि और विद्यार्थियों के मध्य शुद्ध शब्दावली उपयोग हेतु बढ़ावा देती है। इस शब्दावली को माना जाता है साथियों, क्या माना जाता है? अब कौन से प्रश्न की तरफ चल रहे हैं अपन? गणित सब्जेक्ट की टीचिंग मेथड पढ़ रहे हैं तो साथियों गणित शिक्षण में भाषा का, गणित शिक्षण में मूल्य का, गणित शिक्षण देखो गणितीय शब्दावली माने भाषा ही बात कर रहे हैं, शब्द बोल रहा हूं मैं आपके सामने, प्लस माइनस गुणा भाग, तो ये क्या है? शब्दावली गणित की भाषा है साथियों। गणित की सभी शाखाओं में सबसे प्राचीन कौन सी है? रेखा गणित, बीज गणित, अंक गणित या त्रिकोणमिति। सबसे प्राचीन कौन सी है साथियों? अंक गणित, रेखा गणित, बीज गणित या त्रिकोणमिति। सबसे पहले अंक ही तो आए साथियों, अंक आए तभी तो आगे क्या है? तो सबसे प्राचीन हो गया कौन? अंक गणित। गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? मानसिक सिद्धांत, मस्तिष्क से संबंधित गणित किसने बताई है साथियों? अरस्तु ने, प्लेटो ने, सुकरात ने या रसेल ने? तो किसने बताई है साथियों? किसने बताई? यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो पलट जाओ, अगर मानसिक ज्ञान नहीं है तो पलट जाओ, आपके पास मानसिक ज्ञान नहीं है तो अपरिमेय संख्याओं का योगफल सदैव क्या होता है? दो अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का मतलब हो गया हमेशा। अगर मैं रूट 2 की बात करूं और इधर मैं रूट 3 की बात करूं, योग क्या कर दिया साथियों? मैंने जोड़ दिया, तो इनका योगफल हमेशा और हमेशा क्या होगा साथियों? इनका योगफल जैसे 2 और 3 अब जोड़ने में आ ही नहीं रहे साथियों, तो इनका योग भी हमेशा क्या होगा? अपरिमेय संख्या ही होगा साथियों। वस्तुओं के मिलान या जोड़ी बनाने की गतिविधि किस पूर्व संख्या कौशल के विकास में मदद करेगी? वस्तुओं का मिलान करना, जैसे यहाँ 2 लिखा मैंने और यहाँ 2 वस्तुएं बना दी, यहाँ 3 लिखा और यहाँ 3 वस्तुएं बना दी, तो 3 को इधर मिलाना, 2 को इधर मिलाना, ये मिलान किस गतिविधि को कौशल में मदद करेगा साथियों? किस कौन से गतिविधि में? प्रत्येक से अलग पत्राचार में, गिनती करने में, क्रमबद्धता में या वर्गीकरण में? तो साथियों यहाँ पर अगर बात करें तो वर्ग यानी अपन ने छांट लिया कि ये 3 वाला डब्बा है, ये 2 वाला है, तो वर्गीकरण में क्या करेगा साथियों? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। फिर निम्नलिखित में से कौन एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है? गणितीय प्रक्रिया कौन सी नहीं है वो बताना है। दृश्य के रूप में देखना, अनुमान लगाना, रटकर याद करना या स्थानिक समझ। तो साथियों अगर मैं बात करूं 47 नंबर प्रश्न की, तो यहाँ पर बात करें रटकर, आप गणित को रट सकते हो क्या? कौन सा नहीं है पूछा तो रटकर तो साथियों कभी नहीं कर सकते अपन। प्रश्न संख्या 48, वस्तुओं के समूह के आकार को मापने और संप्रेषित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? वस्तुओं के समूह के आकार को मापना और संप्रेषित करने के लिए अपन किसका काम में लेते हैं? नाममात्र संख्या का, ऑर्डिनल संख्या, कोऑर्डिनल संख्या या उपयोग सभी। तो किसको काम में लेते हैं अपन साथियों? कोऑर्डिनल संख्या को काम में लेते हैं। कोई सम संख्या कभी अभाज्य नहीं हो सकती, कोई सम संख्या कभी अभाज्य संख्या नहीं हो सकती, ये सवाल पूछा साथियों। तो कोई सम संख्या कौन सी होगी? 2 हो गई, 4 हो गई, 6 हो गई, क्या कभी कोई अभाज्य संख्या नहीं हो सकती है क्या साथियों? ये बता रहे हैं। निष्कर्ष 2 को छोड़कर सही है, निष्कर्ष पूर्णतः गलत है। निष्कर्ष देखो
2 के अंदर तो भाग सिर्फ 2 का जाएगा, बाकी 4 में 2 का चला जाता है, 6 में 2 का चला जाएगा, 3 का चला जाएगा। तो कहाँ क्या कह रहा है निष्कर्ष, 2 को छोड़कर सब सही है। भाई ये जो ऊपर वाला निष्कर्ष है ना, ये कह रहा है कि सम संख्या कभी अभाज्य नहीं हो सकती। अभाज्य का मतलब होता है जिसमें स्वयं का अलावा किसी का भाग नहीं जाता। तो सम संख्या कभी अभाज्य हो सकती है साथ, एक 2 के मामले में हो सकती है, 2 के मामले में ये अभाज्य है, बाकी सब जगह अभाज्य नहीं है। तो बात सही है, लेकिन 2 के अंदर ये नियम काम नहीं करेगा, तो निष्कर्ष 2 को छोड़कर बात सही कह रहा है। कौन सा कारक अधिगम समस्या के लिए जिम्मेदार है, कौन सा कारक अधिगम शिक्षा के लिए जिम्मेदार रहेगा साथियों? प्रश्न संख्या 50 का उत्तर आपको देना है। बड़े आकार की कक्षा, विभिन्न योग्यताओं वाले बच्चों के कारण उत्पन्न समस्या, स्थान और समय के प्रबंधन की समस्या या उपयोग सभी। तो साथियों इस 50 नंबर प्रश्न का आपको जवाब कमेंट में देना है। और अगर क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना है, और नहीं पसंद आती है तो कारण लिखना है कि सर इस क्लास में ये कारण रहा, इस वजह से हमें पसंद नहीं आई। तो साथियों उस कारण को मैं अगली क्लास के अंदर सॉल्यूशन के तौर पर लेकर आऊंगा साथियों। तो साथियों ये थी आज की अपनी क्लास, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।